सो हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो मिडाइवल हिस्ट्री की किताब है उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम है इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो थोड़ा सा ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी मिडाइवल हिस्ट्री की किताब। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आईएएस सोशल चैनल। तो इस लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हालांकि ये चैप्टर मिडाइवल हिस्ट्री की किताब में है लेकिन आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस लेक्चर को मिस नहीं करेंगे, पूरा लेक्चर ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले इस्लामिक आर्किटेक्चर को समझते हैं। तो बात यह है कि अगर आप देखें तो मुस्लिम या जो इस्लामिक जो ट्रेडिशन है, इट इज फॉरबिडन टू रेप्लिकेट एनी लिविंग फॉर्म ऑन द सरफेस। ठीक है, इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि अगर आप कोई मूर्ति बना रहे हैं या कोई पेंटिंग बना रहे हैं किसी लिविंग ऑब्जेक्ट की, तो बेसिकली आप अल्लाह के अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि सिर्फ अल्लाह के पास, गॉड के पास ही सिर्फ पावर है लिविंग क्रीचर को बनाने की। तो इस वजह से चूंकि आइडोलेट कोई भी लिविंग फॉर्म अगर आप देखेंगे, मतलब कोई भी मूर्ति हो गई या कोई भी पेंटिंग हो गई लिविंग ऑब्जेक्ट की, वो इस्लाम में उसको उसके ऊपर पाबंदी है। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखोगे कि बामियान में जो बुद्ध की मूर्तियां थी वो तालिबान ने तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि ये लोग आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट लोग हैं। वो आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट नहीं है, दे वर जस्ट फॉलोइंग द टीचिंग्स विच आर मेंशन्ड इन द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। उसमें कुछ ऐसा उन्होंने नॉन रिलीजियस काम नहीं किया, वो रिलीजियस डॉक्ट्राइन को ही फॉलो करते हुए those two Bamiyan मूर्तिज, Bamiyan idols, statues of Buddha were basically bombed। ठीक है, तो खैर बात आती है कि इस्लाम में अगर आप देखें तो लिविंग क्रीचर को रेप्लिकेट करना फॉरबिडन है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि भाई आप देखो कि तो अब इससे चैलेंज क्या होगा कि भाई आप बिल्डिंग तो बना दोगे लेकिन उसको डेकोरेट कैसे करोगे। जैसे हिंदू जो मंदिर होते हैं उनको डेकोरेट करने का तरीका है कि आप जो है उसमें मूर्तियां बना दो, उस पे मुराल पेंटिंग्स बना दो, जिसके थ्रू आप इंडियन जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं बेसिकली उनको आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब इस्लाम में आप मूर्ति बना नहीं सकते, पेंटिंग बना नहीं सकते, तो फिर डेकोरेट करेंगे कैसे। तो इसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जो इस्लामिक आर्किटेक्ट्स थे उन लोगों ने दूसरे तरीके अपनाए, जैसे कि कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होती है? बेसिकली आर्टिस्टिक वे ऑफ राइटिंग। तो क्या होता है, बिल्डिंगों पे ये लोग सजाने के लिए कुरान की जो वर्सेस हैं, जो कुरान की आयतें हैं, उनको दीवारों पे, मंदिर मस्जिदों की दीवारों पे या जो भी इस्लामिक बिल्डिंग्स की दीवारें हैं उन पे आपको कैलीग्राफी देखने को मिलेगी। फिर आता है एराबेस्क। एराबेस्क बेसिकली फ्लोरल और ज्योमेट्रिक पैटर्न होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है दीवारों को या बिल्डिंग्स को सुंदर बनाने के लिए। तीसरा तरीका है जाली। जाली बेसिकली इस्लामिक अगर आप देखो तो जो खिड़कियां होती हैं ये बेसिकली परफोरेटेड स्टोन की बनी हुई होती हैं, जिनका काम होता है लाइट, वेंटिलेशन और प्राइवेसी को बैलेंस करना। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको खुली खिड़कियां देखने को नहीं मिलेंगी, ऐसे आपको मेश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि सीमेंट या मान लीजिए कि पत्थर की या जिस भी तरीके का ये मेश लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और चौथा होता है पिट्रा ड्यूरा। ठीक है, पिट्रा ड्यूरा एक इनले आर्ट है जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये अगर आप फोटो देख रहे हैं तो इसमें ये मार्बल की सरफेस है, उसमें आपने छन्नी हथौड़े से लेके एक डिप्रेशन क्रिएट किया और उसमें आपने ये सेमी प्रेशियस स्टोन, उस डिप्रेशन में आपने ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो भी है उसमें जो कीमती पत्थर होते हैं आपने उसमें जड़ दिए, तो उसके माध्यम से आप ऐसे कलरफुल पैटर्न्स आप बना पाते हैं। ये पिट्रा ड्यूरा टेक्निक है। तो ये सारी टेक्निक जो भी हम देख रहे हैं उसको डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो जैसा अगर हम कंपेयर करें इस्लामिक आर्किटेक्चर को हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर अवॉइड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। वहीं पर हिंदू आर्किटेक्चर में अगर आप देखें तो ह्यूमंस, एनिमल्स, डेटीज, इन सब की मूर्तियां आपको दीवारों पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मंदिर की दीवारों पे आपको इस टाइप की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इसी वजह से अगर आप इस्लामिक आर्किटेक्चर देखें तो ज़्यादा फोकस होता है कैलीग्राफी, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और एब्स्ट्रैक्शन पे, जिसको हमने कैलीग्राफी, एराबेस्क, पिट्रा ड्यूरा, जाली के नाम से अभी पढ़ा। ठीक है, वहीं पर अगर आप हिंदू टेम्पल्स देखेंगे तो हिंदू टेम्पल्स की दीवारों पे आपको कार्विंग, स्कल्पचर्स और मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी।
ठीक है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर एम्फसाइजेस स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन एंड डिवाइन यूनिटी। ठीक है, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन एंड डिवाइन यूनिटी। वहीं पर जो हिंदू टेम्पल्स हैं, आप बेसिकली वहाँ पर आपको जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, रामायण से, महाभारत से, वो सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज आपको हिंदू मंदिरों पे, ठीक है, हिंदू मंदिरों पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इस्लामिक आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो था डेकोरेटिव एलिमेंट्स, कि मंदिरों माफ़ कीजिएगा, इस्लामिक बिल्डिंगों को ब्यूटीफाई कैसे करें। अब हम उनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आता है नाम आर्चेस का। आर्चेस, इस टाइप का जो आप गेटवे देख रहे हो, जो इस टाइप का गेटवे आप देखते हो, इसको आर्च बोलते हैं। ठीक है, आर्च। फिर आता है मीनार, जो कि मीनार आप देख सकते हैं, अगर आपने ताजमहल देखा हो तो वहाँ पे मीनार आप देख सकते हैं, कुतुब मीनार आपने देखा होगा, आप चार मीनार देखो, तो ये मीनार भी जो है एक इस्लामिक आर्किटेक्चर है। फिर आता है डोम। डोम यानी कि गुंबद, ये जो अंडाकार हेमिस्फेरिकल आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको डोम कहते हैं। फिर आता है चार बाग। ठीक है, चार बाग क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप जैसे मान लो कि दिस इज़ सम इस्लामिक बिल्डिंग, ठीक है, ये कोई इस्लामिक बिल्डिंग मान लीजिए कि है, उसके सामने क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये गार्डन है, दिस इज़ द गार्डन इन फ्रंट ऑफ दिस बिल्डिंग। तो क्या करेंगे, उस गार्डन को वाटर चैनल्स के थ्रू चार पार्ट में, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वाटर चैनल्स के थ्रू चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसी को बोला गया है चार बाग। ठीक है, इसी को बोला गया चार बाग, फोर गार्डन। ठीक है, तो ये एक इस्लामिक आर्किटेक्चर का स्टाइल है। ठीक है, चार बाग। फिर अगला जो इंट्रोडक्शन है जो इस्लाम ने हिंदुस्तान में किया, वो था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर मोर्टार। मोर्टार क्या होता है, बेसिकली पत्थर या ईंटों को एक साथ बाइंड करने के लिए जो आप बीच में मसाला डालते हो, उसको मोर्टार कहा जाता है। जैसे आज के टाइम पे रेत और सीमेंट का बना हुआ मोर्टार होता है, जिसमें गिट्टी विट्टी भी होती है, बजरी जिसको कहते हैं। तो जब इस्लाम आया तो उन्होंने एक सुपीरियर मोर्टार इंट्रोड्यूस किया, और जिसकी वजह से ईंटों का इस्तेमाल बिल्डिंगों को बनाने में, ईंटों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। अभी तक जनरली जो इंडिया में जो बिल्डिंग्स बनती थी, उसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, और मोस्टली ये जो पत्थर होते थे एक के ऊपर एक बैलेंस करके बनाए हुए थे, एक के ऊपर बैलेंस करके उस पूरे मंदिर को बनाया जाता था। जैसे अगर आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि जो बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजौर का, जिसको राजा चोला ने बनवाया था, जो इंडिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, लगभग 200 फीट की उसकी हाइट है, 20 मंजिला वो मंदिर है, उसमें कहीं भी कोई भी मोर्टार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसमें 2-2 टन के जो पत्थर हैं, वो सारे पत्थर 2-2 टन के हैं, जिनको एक के ऊपर एक सिर्फ बैलेंस करके उस पूरे मंदिर को बनाया गया है। तो कहने की बात यह है कि हिंदुस्तान में अभी तक मोर्टार उतना सुपीरियर था नहीं, तो जनरली पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था किसी भी मंदिर को बनाने के लिए। पर जब इस्लाम आया तो उसने सुपीरियर मोर्टार इंट्रोड्यूस किया। और ये मोर्टार बनता कैसे था, लाइमस्टोन यानी चूना, फिर जो ईंट होती है, ईंट का जो बुरादा, ईंट को पीस के जो बुरादा बनता है, जो लाल पाउडर सा बन जाएगा वो, और सैंड, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक पेस्ट तैयार किया जाता था, जिसको इस्तेमाल किया जाता था एक ईंट को दूसरे ईंट के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, तो लाइमस्टोन और सुर्खी यानी कि पीसा हुआ ईंट और सैंड। और इसकी वजह से हिंदुस्तान में आगे जब इस्लाम आया तो अभी तक पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा था, अब इस्लाम के आने के बाद ईंट से बनी हुई बिल्डिंगें ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। ठीक है, और ईंट चूंकि हल्का होता है तो इससे आप बड़े बिल्डिंग्स बना सकते हैं। मोर मैग्निफिसेंट एंड लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स वेर पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव यूज ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ ब्रिक्स। अब एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि ये जो आर्च और डोम्स आप सुन रहे हैं, जो आर्चेस का नाम सुनते हैं या डोम्स का नाम सुनते हैं, ये कोई इस्लामिक इन्वेंशन नहीं था। ये बेसिकली एक रोमन, बाइजेंटाइन एम्पायर का एक रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जिसको हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने का काम इस्लामिक आर्किटेक्ट्स ने किया। ये उनकी खुद की इन्वेंशन नहीं थी, उन्होंने रोमन आर्किटेक्चर को ही इंडिया में एक तरीके से कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, इंडिया में उसको एक तरीके से कॉपी पेस्ट किया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है कैलीग्राफी आर्ट की। तो कैलीग्राफी आर्ट की बात करें तो ये भी कोई इस्लामिक इन्वेंशन नहीं है। इसको या तो चाइना, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि चाइना में कैलीग्राफी को इन्वेंट किया गया था, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि रोम में इन्वेंट किया गया था। बहरहाल कैलीग्राफी को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने का काम इस्लामिक आर्किटेक्ट्स ने किया और इसको दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम कैलीग्राफी के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप की कैलीग्राफी होती है। एक है आपकी नस्तलिक। नस्तलिक अगर आप देखें तो थोड़ा कर्सिव होती है, दूर दूर चीज़ें लिखी जाती हैं, इतना डेंस नहीं होती हैं, तो दूर दूर लिखी जाती हैं तो लिखना और पढ़ना इसको आसान होता है। वहीं पर दूसरी जो टाइप होती है उसको शिकस्ते बोलते हैं। ठीक है, शिकस्ते बोलते हैं, ये थोड़ी सी डेंस होती है। ठीक है, शिकस्ते जो होती है थोड़ी सी डेंस होती है, इसको लिखना और पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रीड एंड राइट शिकस्ते। तो दो टाइप की कैलीग्राफी आर्ट है, नस्तलिक एंड शिकस्ते। अगर हिंदुस्तान में देखें तो नस्तलिक जो टाइप है वो ज़्यादा फेमस हुआ। उर्दू और कश्मीरी भाषाओं को लिखने के लिए नस्तलिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसी कैलीग्राफी को अगर आपने कोई इस्लामिक बिल्डिंग देखी होगी तो उसमें इस कैलीग्राफी को एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट, ठीक है, इसी कैलीग्राफी को एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट इस्लामिक बिल्डिंगों में, इस्लामिक आर्किटेक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब बात आती है अरेबेस्क की। तो अरेबेस्क एक ऑर्नामेंट स्टाइल ऑफ डेकोरेशन है जिसमें बेसिकली फ्लावर्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स और समटाइम्स एनिमल और ह्यूमन फिगर्स को भी बनाया जाता है। लेकिन इस्लाम के कंटेक्स्ट में ह्यूमन फिगर्स नहीं होंगे, आपको ऐसे जनरली एक फ्लोरल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब ये दीवारों पे आपको ये फ्लोरल अरेबेस्क कार्विंग देखने को मिल सकती है, या तो फ्लोर पे अरेबेस्क टाइल वर्क आपको देखने को मिल सकता है। कई बार आपको जो खिड़कियां होती हैं, जो जाली होते हैं, उसमें आपको अरेबेस्क पैटर्न देखने को मिलेगा। कई बार आपको ये सीलिंग यानी कि छतों पे ये डेकोरेशन देखने को मिलेगा। कई बार इवन कैलीग्राफी को अरेबेस्क के पैटर्न में लिखा हुआ देख सकते हैं आप। ठीक है, कई बार लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं उस पर आपको ये अरेबेस्क देखने को मिलेगा। तो अरेबेस्क कुछ नहीं है, बेसिकली एक फ्लोरल पैटर्न है। ठीक है, जिसमें आपके फ्लोरल और समटाइम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपके फ्लोरल पैटर्न और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। इसको अरेबेस्क कहा जाता है। इसका इस्तेमाल भी इस्लामिक जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। अब बात आती है जाली की। तो जाली अगर देखें तो जाली का पर्पस डेकोरेटिव एलिमेंट था और फंक्शनैलिटी भी थी, फंक्शनल एलिमेंट भी है। तो जाली एक तो देखने में सुंदर लगती थी और दूसरा वो फंक्शनल रोल भी अदा करती थी। ये चूंकि ये जो जाली है अगर आप देखें तो ये परफोरेटेड होती थी। ठीक है, जिससे वो रेगुलेट कर सकती थी लाइट को और हीट को। ठीक है, इससे हवा क्रॉस होती थी और चूंकि ये पतली पतली जालियां होती थी तो कभी भी अगर पतले एरिया से कोई हवा क्रॉस होगी तो ठंडी हो जाती है, जिसको वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि जो इस्लामिक जो रिलीजन है वो एक डेजर्ट एरिया में इस धर्म का जन्म हुआ था और डेजर्ट एरिया में जन्म हुआ था, तो इसका इसके जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं वो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्यूरेटेड। तो वहाँ पे पूरी खुली खिड़कियाँ नहीं होती हैं। डेजर्ट में आप खुली खिड़की रखोगे, बहुत सारी गर्मी, बहुत सारी धूप, रेत घर के अंदर घुस सकती है। तो परफोरेटेड विंडोज हुआ करती थी जो लाइट को, हीट को और वेंटिलेशन को एक अच्छे प्रपोर्शन, एक बैलेंस प्रपोर्शन के साथ रेगुलेट कर पाए। ठीक है, तो ये पर्पस था इन जालियों का। अब अगर आप आर्चेज, अगला जो एलिमेंट है वो है आर्चेज। तो हिंदुस्तान में इससे पहले ये वाला आर्किटेक्चर यूज होता था जिसको ट्रेबिटियन स्टाइल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल बीम है। ठीक है, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल बीम है जो कि इन दो पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। इससे क्या होता है कि ये जो बीम है अपना सारा वेट अपने ऊपर ले लेती है और हॉरिजॉन्टली इस पिलर के माध्यम से अर्थ में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेबिटियन स्टाइल। अब जो आर्कुएट स्टाइल होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि सारा जो वेट होता है, आप इस फोटो पे, इस फिगर में ध्यान दीजिए, जो सारा वेट होता है, ठीक है, ये जो सारा वेट है वो बेसिकली इस पे पड़ेगा। ठीक है, इस पे पड़ेगा और इसको बोलते हैं कीस्टोन। ये जो मेन पत्थर है जिसके ऊपर सारा वेट आ रहा है ऊपर वाले का,
और फिर ये जो पत्थर है की स्टोन, ये सारे वेट को इस तरीके से पिलर्स में के थ्रू अर्थ में ट्रांसफर कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड आर्कवेट स्टाइल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्कवेट स्टाइल। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप देखो जो इंडियन मंदिर हुआ करते थे, ठीक है, इंडियन अगर आप मंदिर देखो तो मान लीजिए कि ये एक इंडियन टेम्पल है, तो उसमें जो एंट्रेंस गेट होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेबिटियन स्टाइल, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो इस्लामिक कोई बिल्डिंग होगी तो उसमें जो एंट्रेंस गेट होता है वो जनरली इस शेप का होता है। ये बोलता है आर्कवेट स्टाइल, ये हो गया ट्रेबिटियन स्टाइल। ठीक है, तो ये हो गया इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर या इंडियन आर्किटेक्चर, ये हो गया इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात है कि आर्चेस भी कोई इस्लामिक इन्वेंशन नहीं था, ये भी एक रोमन आर्किटेक्चरल एलिमेंट है जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का काम इस्लाम ने किया था। ठीक है, अब बात आती है डोम्स की। तो अगर हम डोम्स की बात करें, ठीक है, अगर हम डोम्स की बात करें तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो हेमिस्फेरिकल जो आपको ऊपर दिख रहा है इसको डोम कहा जाता है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल जो आपको स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई देता है इसको डोम या गुंबद कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी रोमन आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का काम इस्लाम ने किया था। लोदीज के टाइम पे डोम्स के ऊपर काफ़ी काम किया गया। सबसे फेमस है डबल डोम स्ट्रक्चर। तो डबल डोम स्ट्रक्चर लोदीज के टाइम पर आया। ठीक है, इसमें होता क्या, डबल डोम का मतलब दो डोम नहीं, बेसिकली डोम के अंदर डोम, एक आउटर डोम होगा एक इनर डोम होगा। ठीक है, आउटर डोम एंड इनर डोम। अब इसका ये डबल डोम से फ़ायदा ये है कि इससे क्या होता है कि एक तो स्ट्रेंथ मिलती है डोम को, जो ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर है उसको थोड़ी मजबूती मिलती है। और दो बड़ा डोम बनाने से क्या होगा, बाहर से देखने में ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, और छोटा एक अंदर डोम बनाने से क्या होता है कि जो हाइट होती है सीलिंग की, एक कंफर्टेबल हाइट होती है। नहीं तो अगर आप मान लीजिए कि अंदर बहुत बड़ा डोम है, अगर आप अंदर से देखें बहुत बड़ा डोम है तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंजती है, आप कोई बात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंजती है। और अगर आप छोटा डोम बनाओगे तो बाहर से देखने को अच्छा नहीं लगेगा, इसी वजह से डोम के अंदर डोम बनाया जाता था। ठीक है, बड़ा डोम बाहर से देखने में उसको काफ़ी ग्रैंड लुक देगा, छोटा डोम अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा लिमिटेड साइज में रखेगा ताकि आवाज़ बहुत ज़्यादा ना गूंजे। ठीक है, और जो छोटा डोम है बड़े वाले ऊपर वाले डोम को एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। तो लोदीज ने बेसिकली इंडिया में डबल डोम स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जिसने आउटर डोम बेसिकली हाइट और इंप्रेसिव स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, जो इनर डोम है बेसिकली वो प्रोपोर्शनेट इंटीरियर प्रोवाइड करेगा, जिससे हम बोथ एस्थेटिक और फंक्शनैलिटी दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, एस्थेटिक्स और जो फंक्शनैलिटी है दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। अगला आता है पिट्राड्यूरा, जिसको हम परचीनकारी भी कहते हैं। ठीक है, परचीनकारी। तो बेसिकली पिट्राड्यूरा इज एन आर्ट ऑफ inlaying finely cut polished color stone into marble to form intricate design। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप ये फ़ोटो देखें तो एक मार्बल का एक वो लेंगे, स्लैब लेंगे, और उसमें छन्नी हथौड़े से हम डिप्रेशन क्रिएट करेंगे, छोटा छोटा डिप्रेशन क्रिएट करेंगे, और उसमें ये जो चमकदार जो पत्थर हैं उनको उसमें जड़ देंगे। इससे हमें एक फ्लोरल पैटर्न, कलरफुल फ्लोरल पैटर्न देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं परचीनकारी या पिट्राड्यूरा। ये भी एक इटालियन टेक्निक है जिसको हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने का काम मुगलों ने किया। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जहांगीर के टाइम पर पिट्राड्यूरा का इस्तेमाल किया गया था, और बाद में शाहजहां के टाइम पे इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया। तो जो पहली जो बिल्डिंग है जिसमें पिट्राड्यूरा का इस्तेमाल किया गया वो है टूम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला। ठीक है, टूम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला बेसिकली जहांगीर के ससुर थे और नूरजहां के पिता थे। तो ये जो टूम्ब है इत्मादुद्दौला का, इसको बनवाया था नूरजहां ने। ठीक है, जो टूम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला है इसको
नूरजहां ने बनवाया था, जो कि आगरा में मौजूद है। यही पहली बिल्डिंग है जिसमें पहली बार, ठीक है, पहली बार पिट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। बाद में शाहजहां ने पिट्रा ड्यूरा को और ज़्यादा पॉपुलराइज किया और ताजमहल की दीवारों पे काफ़ी ज़्यादा पिट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। फिर चारबाग की बात करते हैं। चारबाग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये इस्लामिक मान लीजिए बिल्डिंग है, इसके सामने इस तरीके से वाटर चैनल का इस्तेमाल करते हुए हमने बागीचे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो देखा जाए तो चारबाग स्टाइल जो है बाबर ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, और ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से बाबर ने कॉपी करके हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। सबसे पहला हमें जो चारबाग देखने को मिलता है वो है आगरा में बाबर ने बनवाया था, उसका नाम है आराम बाग, ठीक है। आराम बाग सबसे पहले बाबर ने बनवाया था और आराम बाग में हमें इस चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। तो बाकी सारी डिटेल वही सेम चीज़ है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं, मोटा मोटा याद रखेंगे चारबाग के बारे में, ठीक है। अब आर्किटेक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत, ठीक है, इस्लामिक आर्किटेक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत। तो स्लेव डायनेस्टी से शुरुआत करते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया अजमेर में, काफ़ी आजकल न्यूज़ में भी रहता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बेसिकली एक मॉस्क है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मॉस्क है जिसको एक संस्कृत कॉलेज और जैन टेम्पल को तोड़कर इसको बनवाया गया था, ठीक है। अब इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा, इसके पीछे जो हिस्टोरियंस हैं उनकी जो व्यूज़ हैं वो डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2.5 दिन में बना था, लेकिन 2.5 दिन में कोई इतनी बड़ा स्ट्रक्चर बना पाना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक मेला लगता था जो 2.5 दिन चलता था, ठीक है। तो इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला गया। ये बेसिकली एक मॉस्क है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। दूसरा जो है बिल्डिंग जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया उसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। इसको हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर इस मस्जिद को बनवाया गया, जो कि उसी टेम्पल उसी कॉम्प्लेक्स में, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ये आपको कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क मौजूद है, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वत का मतलब होता है औकात या माइट बोल लीजिए, माइट ऑफ इस्लाम। तो चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे हिंदू राजाओं को हराया, तो इसने अपने इस्लाम का डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए उसने इस मॉस्क का नाम दिया कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कुतुब मीनार, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अपने एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रेफरेंस में, ठीक है। तो देखा जाए तो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन इल्तुतमिश ने इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया, ठीक है। अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही मंजिला बन पाई थी, उसी टाइम पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है चौगन खेलते हुए, यानी हॉर्स पोलो खेलते हुए। बाकी दूसरे से लेकर चौथी मंजिल, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 3 मंजिलें जो है इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराई थी। और आखिरी में 5वीं जो मंजिल है ये फिरोज शाह तुगलक ने 14th सेंचुरी में कंप्लीट कराई थी। तो 3 अलग अलग सुल्तानों ने कुतुब मीनार को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ये 5 मंजिला मीनार है जिसकी पहली मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, ठीक है। पहली मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी, तीसरी और चौथी ये बनवाई थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो है दूसरे राजा थे स्लेव डायनेस्टी के, और ये दामाद भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और जो आखिरी है ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, जो कि तुगलक डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। अब खलजी डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो खलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी ने एक किला बनवाया दिल्ली में, जो कि साउथ दिल्ली में मौजूद है, सीरी फोर्ट इसको कहते हैं, ठीक है, सीरी फोर्ट। और बेसिकली इस किले का मेन पर्पस था मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, कि कभी अगर मान लीजिए कि दिल्ली के ऊपर अगर मंगोल्स का हमला हो जाए तो राजा अपनी जान बचा सके। तो इसी चक्कर में सीरी फोर्ट को बनवाया गया था, ठीक है। फिर खलजीज राजाओं ने हॉर्स शू शेप आर्चेस को इंट्रोड्यूस किया था। हॉर्स शू शेप, अगर आप इस आर्च का वो देखें, शेप देखें, तो ऐसा घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है, ठीक है, हॉर्स शेप। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अलई मीनार। ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने
इस मीनार की शुरुआत करी थी। इसका मेन गोल था कि कुतुब मीनार से डबल साइज़ की एक मीनार वो बनवाएगा। हालांकि उससे पहले ही, अपना सपना पूरा होने से पहले उसकी मौत हो जाती है। और आज कभी भी अगर आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो एक ये ईंट के ढेर जैसी ये मीनार दिखाई देती है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। सो उससे पहले सुल्तान की मौत हो जाती है और ये इसका स्ट्रक्चर जो है अनफिनिश्ड रह जाता है। और आज के टाइम पे ये एक ईंट के ढेर की तरह ये मीनार दिखाई देती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है अलई दरवाज़ा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, ये जो पीछे आप पूरी मस्जिद देख रहे हैं, इसमें जो एक एंट्रेंस गेट है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो गेटवे आप देख रहे हैं, इसको बनवाने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी वजह से इस दरवाजे का नाम अलई दरवाज़ा है। चौथा स्ट्रक्चर है हौज खास। हौज खास बेसिकली एक वाटर टैंक है, जिसको सीरी फोर्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसका मेन पर्पस था वाटर स्टोर करना, ताकि सीरी में जो किला था उसमें पानी की ज़रूरतें जो हैं उसकी पूर्ति की जा सके। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पर बनवाए थे। अब तुगलक्स की बात करते हैं। तो तुगलक जो आर्किटेक्चर है, इसको क्राइसिस पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसको क्राइसिस पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंगें तुगलक ने बनवाई काफ़ी भद्दी हैं। भद्दी मतलब कि दे आर नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, इतना ज़्यादा जो है ब्यूटिफिकेशन पे तुगलक ने फोकस नहीं किया। उनका जो मेन फोकस था स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल, बिल्डिंग्स की स्ट्रेंथ पे फोकस करना, ना कि उसकी ब्यूटी पे। और इसी वजह से इन्होंने बैटर वॉल्स या स्लोपिंग वॉल्स इंट्रोड्यूस की। बैटर वॉल या स्लोपिंग वॉल क्या होती है, तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बेसिकली इस तरीके जो स्लोपिंग वॉल्स आप बनाते हैं, ठीक है, स्लोपिंग वॉल्स आप बनाते हैं, इसको बैटर वॉल्स कहा जाता है। इस तरीके से एंगुलर दीवार होने से क्या होता है कि जो बिल्डिंग होती है काफ़ी मजबूत बनती है। तो इन्होंने बैटर वॉल्स का इस्तेमाल किया। फिर इन्होंने कोई भी बहुत ही ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बनाने के लिए कहीं दूर से पत्थर ये लोग मंगवा रहे हैं। आसपास जो भी पत्थर लोकली अवेलेबल होते थे उनका इस्तेमाल ये लोग करते थे। ठीक है, फिर अगला है 4 सेंटर्ड आर्च। 4 सेंटर्ड आर्च का मतलब है कि कोई भी अगर आप आर्च पे ध्यान देंगे तो ये इस पे आपको 4 सेंटर्स देखने को मिलेंगे। 4 सेंटर्स, ठीक है, 4 सेंटर्स। आप ऐसे जैसे अगर आपको मैं बना के दिखाना चाहूँ तो दिस साइड लाइक दिस। ठीक है, तो इनके जो आर्चेस थे इस शेप की होती थी, इस टाइप की 4 सेंटर्ड आर्चेस। इसको तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर इनके टाइम पे जो डोम्स थे वो पॉइंटेड डोम्स बनने लगे, और जो इनके टूम्ब है वो ऑक्टोगोनल शेप के हैं, यानी कि 8 साइड्स के जो उनका जो प्लान है वो ऑक्टोगोनल है। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो लगभग ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक, ऑक्टोगोनल शेप। ठीक है, ऑक्टागोनल शेप। तो इनके जितने भी तुगलक राजा हैं उनके जो टूम है, जैसे गियासुद्दीन तुगलक का जो टूम है वो ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया है, और सेम आपको लोदीज में भी देखने को मिलेगा। फिर गियासुद्दीन तुगलक ने एक नए शहर को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था तुगलकाबाद। ठीक है, फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिल्ली में एक नया शहर बनाया जिसका नाम रखा जहांपना। ठीक है, जिसका नाम रखा जहांपना। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई, जैसे जंतर मंतर जैसी एक ऑब्जर्वेटरी बनाई जिसका काम था एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करना। इसका नाम रखा उन्होंने विजय मंडल। विजय मंडल, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था कि जो तुगलक्स हैं वो स्ट्रेंथ और फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, ना कि ब्यूटी और डेकोरेशन पे, और इसी वजह से तुगलक आर्किटेक्चर को क्राइसिस पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर कुछ इंट्रोडक्शन आपको फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको उन्होंने एक नया शहर इंट्रोड्यूस किया, फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद करके एक नया शहर इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि अगर आप देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना बनाया था, गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया था, वैसे ही फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बनाया। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक ने कुछ और इंट्रोडक्शन किए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने
अशोक के दो पिलर्स, ठीक है, एक मेरठ पिलर है, एक टोपरा पिलर्स। टोपरा पिलर बेसिकली हरियाणा में लोकेटेड है और मेरठ पिलर ये अशोकन पिलर्स थे, उसको उखाड़ के फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आए, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आए। फिर अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो जियासुद्दीन तुगलक का टूम बनाने का जो श्रेय है वो मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लोधी आर्किटेक्चर की। तो लोधीज ने बेसिकली सिर्फ टूम और मकबरे बनवाए और कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, सिर्फ उन्होंने टूम और मकबरे बनाए। इसको लोधी स्टाइल या पठान स्टाइल भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोधीज थे, अगर आप बाकी दिल्ली सुल्तान देखेंगे तो बाकी दिल्ली सुल्तान टर्किश ओरिजिन के थे, सिर्फ लोधीज ही ऐसे थे जो कि अफगान ओरिजिन के थे, वो पठान थे। तो इस वजह से इनके स्ट्रक्चर को पठान स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। और ये फेमस थे अपने टूम के लिए, अपने मकबरे के लिए। तो लोधी गार्डन जो दिल्ली में है, जो काफी फेमस है, वहां पर जितने भी लोधी सुल्तान हैं उनको दफनाया गया है, उनके सबके जो मकबरे हैं आपको इस लोधी गार्डन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो टूम है दो तरीके के हुआ करते थे, ठीक है। अगर मान लो कि कोई रॉयल फैमिली का मेंबर मरा है, उसका टूम है तो वो ऑक्टोगोनल शेप का होगा, और अगर किसी नोबल का यानी कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर का अगर टूम है तो वो बेसिकली आपको स्क्वायर टूम देखने को मिलेगा। तो दो तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। रॉयल्टी का अगर होगा तो ऑक्टोगोनल शेप का होगा, अगर कोई नोबल होगा तो वो स्क्वायर टूम आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा मैं पांचवी बात मैंने बताई थी कि लोधीज ने डबल डोम स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। डबल डोम स्ट्रक्चर का पर्पस क्या था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली इस्लामिक आर्किटेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी फ़ायदा हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, बिकॉज योर लव एंड अफेक्शन gives me the strength and motivation to keep